तो जैसे मैंने मेडिकल एप्लीकेशन का एक आपको एग्जांपल दिया, एक उदाहरण है जैसे इंटरनेट का उदाहरण है। इंटरनेट का जो डेवलपमेंट है वो उसी लैब में हुआ, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के लिए हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि डेटा शेयरिंग जो है हम जो डेटा जो कलेक्ट करते हैं, जिसको हमें एनालाइज करके और फिर ये चीज़ें निकालनी होती हैं, वो डेटा शेयर करना होता है। अब मैं मान लो मैं इंडिया में बैठा हूँ और डेटा जेनेवा में लिया जा रहा है, तो मैं कैसे उस डेटा को एक्सेस करूंगा? तो उस डेटा को अब ऐसा कर सकते हैं कि सीडी में भेज के वो मुझे भेज दें, पर वो तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो इंटरनेट को इसी तरीके से डेवलप किया गया उसी लैब में। अब उसका हायर वर्जन आ गया है इंटरनेट का। इसके कारण ये इन एक्सपेरिमेंट्स के कारण अच्छा। है। तो जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग जिसे हम बोलते हैं, तो उसको ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब है कि मैं यहाँ बैठ के वर्ल्ड पूरे संसार के कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का यूज मतलब हम ये कह सकते हैं कि संचार माध्यमों में बहुत क्रांति आएगी। और दूसरी बात है कि मेडिकल एप्लीकेशन, अगर एक और उदाहरण दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आजकल हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स से चल रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत छोटे छोटे कण हैं ये, इनको डिटेक्ट करने के लिए आपको बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत हाई प्रिसीजन चाहिए है। और ये कण क्योंकि प्रकाश की गति से आके टकराते हैं वो प्रोटॉन्स जो हैं, और नैनो सेकेंड्स 10⁻⁹ सेकंड में आपको वो सिग्नल्स डिटेक्ट करने होते हैं, और इतना बड़े डिटेक्टर है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स जब मार्केट में आएगी तब उसका लोगों पे फ़र्क पड़ेगा। तो अकेले हिग्स पार्टिकल के डिस्कवरी होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके लिए जो प्रयास किए जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा से फ़र्क पड़ रहा है। मैं एक छोटा सा अंतराल लेंगे मित्रों, फिर हम उपस्थित होते हैं मित्तल जी के साथ। आपके भी कोई प्रश्न हैं सृष्टि की रचना से जुड़े हुए, विज्ञान की उपलब्धि से जुड़े हुए, तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। हम फिर हाजिर हो रहे हैं आपके साथ। ईशकण और भारत, इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर रिसर्च फेलो अरुण कुमार मित्तल जी से, और मित्तल जी ने हमें अब तक बताया कि किस प्रकार से गॉड पार्टिकल की खोज हुई है और भारत का कितना योगदान रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कितना योगदान रहा है। और मैं इन्हें भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक बहुत बड़े शोध में, अनुसंधान में इनकी भागीदारी है, और सृष्टि की रचना का जो एक रहस्य है वह उद्घाटित हो रहा है। और इससे जो तमाम क्षेत्रों में, संचार के माध्यम में, स्वास्थ्य में जो नए आयाम खुलेंगे, और एक नई क्रांति, नई संरचना का भी दिखाई देता है कि विज्ञान वहाँ तक पहुँच रहा है, पहुँचने का प्रयास कर रहा है जो सृष्टि की रचना का, सृष्टि की उद्भव का स्रोत है, उस पार्टिकल तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है। एक बहुत काल्पनिक प्रश्न है मेरा अरुण जी, कि क्या विज्ञान कभी ऐसा कर सकता है कि इस रहस्य तक पहुंचकर कहीं दूसरी जगह जाके अपनी दूसरी दुनिया बसा सके? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ऐसे है कि जो भी हम देख पा रहे हैं, जिसकी हम विजिबल यूनिवर्स कहते हैं, जो कि ब्रह्मांड जितना हम देखते हैं, ये सिर्फ 4% है। अच्छा। जो कि बिग बैंग से जो शुरू हुआ था, जो कि 100%, अगर हम मान के चले शुरू में 100% था, तो जो अभी हम विजिबल है वो सिर्फ 4%, केवल 4%, 96% जिसे हम बोलते हैं वो डार्क मैटर उसे हम कहते हैं। अच्छा। तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है अभी, ना ही उसका हमें कोई ऐसा पार्टिकल मिला है कि जो उस चीज़ को बनाता है। और इसका कारण ये है कि वो डार्क मैटर बहुत ही वीकली इंटरेक्ट करता है, और कोई चीज़ अगर इंटरेक्ट ही नहीं करेगी किसी के साथ तो हमें पता ही नहीं लगेगा। एक मिनट रुकेंगे, मनोज जी हैं लखनऊ से। जी मनोज जी, क्या प्रश्न है आपका? मिश्रा जी को प्रणाम। नमस्कार। हाँ, मैं बड़ी देर से आपका प्रोग्राम देख रहा था। मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है जी कि ये जो साइंटिस्ट आपके पड़ोस में बैठे हैं, उनसे आप ये क्वेश्चन हमारा है कि आप जानकारी लें, क्या ये जो गॉड पार्टिकल मिला है, विश्व शांति में इसका कुछ योगदान होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्व शांति में कोई योगदान होगा? विश्व शांति में इसका योगदान हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो हमारा प्रयोग है
उस प्रयोग में 40 देशों का कंट्रीब्यूशन है। आप देखें तो ये पूरी कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। तो 40 देशों के 6000 लोग इस एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं, साथ मिल के काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ और देशों के, इवन के पाकिस्तान के स्टूडेंट से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ खाना खाते हैं अपनी फिजिक्स डिस्कस करते हैं। तो इससे आपस में एक दूसरे के विचार तो आदान प्रदान होता है वहाँ पे। तो विश्व शांति के लिए यही बात है कि हम एक दूसरे देशों, जिनको कि हमने कई बार तो नाम भी नहीं सुना था, उन देशों के लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं साथ में, हमारे फिजिक्स डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जब एक दूसरे के बारे में जब जानने लग जाते हैं लोग, तो थोड़े से जो हमारी भ्रांतियाँ जो होती हैं वो हट जाती हैं। जो आपस में देशों की जो लड़ाइयाँ और वो जो सब है वो तो राजनीतिक है, लेकिन जब आम आदमी और जब विज्ञान की बात आती है तो विज्ञान तो विज्ञान है, तो उसमें जब तक हम ज्ञान आपस में नहीं बांटेंगे तो फिर कैसे, मतलब विज्ञान तो विज्ञान है, लेकिन इसी विज्ञान ने अणु बम भी बनाया, इसी बम ने हाइड्रोजन बम भी बनाया। क्या ये संभव है, क्या ये संभव नहीं है कि जो पार्टिकल आपने ढूंढा इससे मनुष्यता के लाभ के साथ साथ कोई ऐसा विस्फोटक हथियार बन जाए? नहीं, ये संभव नहीं है। नहीं है, नहीं, ये संभव नहीं है। ये जो कण है, ये कण एक प्योर फिजिक्स है। चलिए, इसीलिए प्रभु कर्ण इसलिए इसको ईशकण भी कहा गया। तो भगवान किसी का नुकसान तो कर ही नहीं सकते तो मतलब इस कण से कोई नुकसान का नहीं, इस कण से कोई नुकसान नहीं। अच्छा अच्छा, अजय शर्मा जी दुबई से हैं। जी अजय जी, नमस्कार। जी अजय जी बोलिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी सर जी, जो आपके पास में बैठे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, इससे कुछ मानव कल्याण का कुछ होगा? यही चर्चा चल रही है अजय जी, दुबई से आप बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मानव कल्याण की ही बात पर ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। तो मानव कल्याण का, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे सोसाइटी में उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे बताया स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, और फिर सूचना के माध्यम में, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हमें और तेज़ी मिल सकती है। तो मानव और शांति के लिए, जैसे उन्होंने नहीं, एक बात है कि पहले एक बात कर लें। अखिल जी हैं सोनी से, सॉरी मैं जी, अखिल जी बताइए। हेलो 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 जी, अखिल जी आज्ञा कीजिए। जी बोलिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार अखिल जी, अपना सवाल बोलिए। और कांग्रेचुलेशन अरुण मित्तल जी, धन्यवाद, थैंक यू। जी, आपका सुन पा रहे मेरी आवाज़? आवाज़ आ रही, बोलिए। हाँ जी जी, मैं एक पूछना चाहता था कि ये जो हिग्स बोसोन जो खोज हुई है, इससे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बहुत अच्छी बात है। वैसे मित्तल जी भी आपके हरियाणा के ही हैं, सवाल आपका सुन रहे हैं, बताइए। नहीं, इन्वायरमेंटल पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये कोई नाभिकीय कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि हम वातावरण को प्रदूषित कर देंगे या कुछ रेडिएशन ऐसा कुछ निकलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे नहीं, अच्छा प्रभाव में कहीं इसका उपयोग हो सकता है? अच्छे प्रभाव में इस कण का तो नहीं उपयोग हो सकता, क्योंकि ये कण तो जैसे मैंने बताया कि एक बहुत प्योरली, मतलब एक चीज़ है, अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप की जा रही, जैसे अगर एक उदाहरण मेरे अभी आया दिमाग में, जो हम एक्सपेरिमेंट जब वहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी रेडिएशंस वहाँ पे साथ में होती हैं। उन रेडिएशंस को, उस रेडिएशन के डैमेज को रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ की, वो बाहर काम आ सकती है। रवि राय जी हैं। जी रवि राय जी बोलिए। हेलो, लगता है रवि राय जी से संबंध खत्म हो गया। एक बहुत साधारण सा प्रश्न आता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के कण तक हम पहुंच रहे हैं, क्या कभी विज्ञान भगवान तक पहुंचने का प्रयास करेगा या उसे नहीं ही मानेगा? वो नहीं, विज्ञान कभी ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नहीं जी, एक रवि राय जी, जी रवि राय जी बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये था मित्तल जी से जी, कि अभी मित्तल जी ने कहा कि इसका जो उपयोग है वो किसी हथियार बनाने के लिए नहीं हो सकता जी। तो मेरा ये कहना है आपसे कि ये तो एनर्जी है जी, और एनर्जी का प्रयोग तो हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे अणु बम, परमाणु बम बनाए गए हैं जी, तो लगभग आज ना सही लेकिन आने वाले 50-100 सालों के अंदर
जी तो इस एनर्जी का जो आविष्कार हुआ है जी ये महाविनाश के लिए भी होगा, जी, क्या कहना है? यही मैंने पूछा था जी, बताइए मुझे। जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इस एनर्जी का यूज हम अपने रहस्यों को सुलझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी का यूज अणु नहीं, इनका पूछना हो सकता है या नहीं, अगर ये चीज गलत हाथ में पड़ जाए तो हाँ तो फिर यही तो पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये इस कण की वजह से नहीं इस कण होगा। का नहीं इस कण का कोई उसमें यूज नहीं है। मतलब इस कण से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे अध्यात्म की भाषा में कि कण कण में शक्ति है, उसको भगवान मत कहिए। हाँ, भगवान मत कहिए। भगवान मत कहिए, भगवान पे आपत्ति है, या कुछ ऐसा है जिसको हम नहीं जानते। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन इसके आगे एक और बात है कि आपने जो ये प्रयोग किया कि यह कण टकराने के बाद कण का आपने खोज की, लेकिन अभी वह प्रश्न छूटा ही रह जाएगा कि सृष्टि के प्रारंभ में जो टकराया होगा या जो आपने टकराया, जो स्थितियां हुई होंगी, उन स्थितियों का कारक क्या रहा, उन स्थितियों का कारण क्या रहा? देखिए, विज्ञान कैसे चलता है, विज्ञान एक थ्योरी जैसे एज्यूम करके चलता है। शुरू में एक अजम्पशन ली जाती है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो आगे क्या क्या हो सकता है जी। तो जैसे बिग बैंग थ्योरी को अगर हम बोलें, जो कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, तो उसमें जो बैंग जो शब्द है उसका बहुत सारे मीनिंग लिए जाते हैं कि कुछ आके टकराया होगा या कुछ एकदम ब्लास्ट हुआ होगा, कुछ बैंग हुआ होगा। ऐसा नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था कि एक कुछ फ्लक्चुएशंस हुई थी। एक सेकंड रुकें, गोवा से अजीत जी, लगता है लोगों में बहुत उत्सुकता है, बहुत लोग फोन, जबकि आज छुट्टी का दिन नहीं है, वर्किंग आवर्स हैं। जी अजीत जी बताइए, गोवा से बोल रहे हैं। जी अजीत जी, जी अजीत जी बोलिए। मित्तल जी। जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो मतलब सृष्टि के साथ में एक खिलवाड़ करना होगा ना? नहीं। अजीत जी, हम तो सृष्टि के रहस्यों को जानना चाहते हैं, खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हम उसके साथ। हम उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। हम तो बस, क्योंकि मनुष्य का ह्यूमन नेचर क्या होता है कि हर एक चीज़ के बारे में एक उत्सुकता रहती है कि हाँ ये कैसे आया होगा, तो हम उसी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। ये रजत जी हैं करनाल से, आपके हरियाणा से का। ये आपको बता दूं कि हरियाणा के ही हैं मित्तल जी। जी रजत जी बोलिए। हाँ जी, हेलो, प्रणाम जी रजत जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिग्स बोसॉन ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है जी, तो यूनिवर्स के स्टार्टिंग में ये सबसे पहले यही था और इसी की वजह से बिग बैंग थ्योरी जो है हम देते आए हैं। बिग बैंग थ्योरी है क्या, मुझे ये समझाइए जरा। जी ओके, तो वही मैं बता रहा था कि जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी में जब अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाऊं इस मामले में, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा स्पेस टाइम है, उस स्पेस टाइम एक बहुत ही एक छोटे से बिंदु पे कैद था, आप बोल सकते हैं। फिर कुछ फ्लक्चुएशंस हुई, उन फ्लक्चुएशंस का रीज़न नहीं पता। विज्ञान ने बस ये बोला कि एक फ्लक्चुएशंस हुई और वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया वहाँ से, तो उसको बोलते हैं बैंग। जब वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ, और वो अब भी हो रहा है एक्सपैंड, तो जब वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ तो बहुत सारी स्टेजेस आई उसकी, जिसमें कि शुरू में क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, तो आपके पास कोई फाइनाइट साइज़ या ऐसे कुछ पार्टिकल्स नहीं थे। शुरू में आपके पास सब एनर्जी थी, आपके पास मैटर नहीं था, तो सिर्फ एनर्जी थी वहाँ पे। उस एनर्जी फिर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया, प्रेशर कम होता गया, क्योंकि वो फैल रहा था। जब फैलेगा कोई चीज़ तो टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो वो एनर्जी मैटर में बदलनी शुरू हो गई। तो एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पे उस मैटर को मास मिला। तो वो मास मिलने के लिए फिर डिफरेंट थ्योरीज दी गई, तो जिसमें से हिग्स मैकेनिज्म भी एक चीज़ थी। तो उस चीज़ को हमने वहाँ तक हम अब पहुँच गए हैं। तो एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी थी, एनर्जी के बाद में फिर मैटर बनना शुरू हुआ। तो पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स बने, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स, एक क्वार्क्स नाम की एक चीज़ होती है जो कि जिनसे कि मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बनते हैं। तो फिर प्रोटॉन्स बने, न्यूट्रॉन्स बने, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर एटम बने, एटम से फिर मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से फिर जो अब आप देख पा रहे हैं वो सब चीज़ें बनी। संगीता जी हैं इंदौर से, अगर प्रतीक्षा उनकी। जी संगीता जी बोलिए। नमस्कार मित्तल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी। मैं जानना चाहती थी कि ब्रह्मांड की रचना तो गॉड पार्टिकल से हुई,
लेकिन गॉड पार्टिकल की रचना किसने की, इससे पहले की? देखिए, गॉड पार्टिकल की रचना अगर साइंस के हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो जैसे कि मैं कई बार कह चुका कि जो एक हिग्स फील्ड है, जो कि हर जगह फील्ड प्रेजेंट है, उस फील्ड से ये पार्टिकल निकल के आया है। तो उस फील्ड का एक ये कह सकते हैं कि एक्साइटेशन है उस फील्ड, वो जो फील्ड जब एक्साइट होता है और जब अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में वो वापस आता है, तो जो पार्टिकल बाहर निकलता है उसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। तो ये उस फील्ड की एक्साइटेशन है। देखिए, मूल समस्या वहीं पर खड़ी है कि सृष्टि में आदि का मतलब प्रारंभ का बिंदु कहाँ है। ये जो अभी खोज हुई है ये बिंदु से थोड़ा आगे है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, विज्ञान तो मैं विज्ञान के विरुद्ध नहीं, बिंदु के थोड़ा आगे है। बिंदु कहाँ था, और हमें विश्वास करना चाहिए, और मुझे लगता है वो समय आ गया है जब आध्यात्म और विज्ञान को मिलकर चलना चाहिए। और जो आध्यात्मिक थ्योरीज हैं, भारत ने भी बहुत दी, पूरी दुनिया ने बहुत दी हैं, उनको वैज्ञानिक आधार पर देखा जाने, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की आज आवश्यकता है। हाँ। सबसे बड़ी आवश्यकता में हम जो मानते हैं कि पूरी दुनिया में। और एक बात और बताएं, देखिए, जिस क्षण गॉड पार्टिकल आपने कह दिया जी सुधीर जी बताएं, चेहरा पूंजी से सुधीर जी हैं। जी सुधीर जी, आज्ञा करें। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, और मित्तल साहब को बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता था कि जो हमारे यहाँ पे महापुरुष पैदा हुए हैं जी, भगवान राम हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं, ईसा मसीह हुए हैं, जी, मोहम्मद जी। साहब हुए हैं, जी जी तो अगर हम पूरी पिछली जितनी भी हिस्ट्री को उठा के देखें तो इनके इक्वलेंट कोई आदमी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। जी। तो क्या इस पार्टिकल का हमारे ह्यूमन ब्रेन से कोई रिलेशन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। हमारे ह्यूमन ब्रेन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक पार्टिकल है जो कि एक थ्योरी ने प्रपोज किया है, जिसका कि एक अलग ही रोल है हमारे चीज़ों को समझने में, लेकिन ऐसा कोई ब्रेन का ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। अरुण जी, चर्चा बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों ने बहुत प्रश्न किए। समय की सीमा है और जो निर्धारित समय था हम उसके आगे भी गए, और हम प्रयास करेंगे कि अपने दर्शकों को हम इस प्रकार की जानकारी देते रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी आध्यात्म को, सनातन विज्ञान, महाविज्ञान को एप्टीट्यूड के साथ, साइंटिफिक एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के साथ कहना है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे और बहुत अच्छी चर्चा हुई, और हम आपको बधाई भी देते हैं। आप युवा हैं, आप में ओजस्विता है, आप में तेजस्विता है, और आप भारत का गौरव बढ़ाएं, खुद भी भारत के गौरव बने। और दिशा चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार।